नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम आपको सीआरपीसी का चैप्टर 20 और सेक्शन 251 टू 259 जो सम्मन मामलों की विचारण से संबंधित है। दोस्तों, सम्मन मामलों का विचारण किस प्रकार से होगा वो आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। सम्मन मामलों का विचारण। सम्मन मामलों का विचारण दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 20 धारा 251 से 259 के अंतर्गत नियत प्रावधानों के अधीन मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। वारंट मामले में मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का विचारण किया जाता है। इससे इतर अन्य अपराधों का विचारण संक्षिप्त विचारण के मामलों को छोड़कर सम्मन मामलों के विचारण के रूप में इस अध्याय के अधीन किया जाता है। इस अध्याय के अधीन की प्रक्रिया वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया से अपेक्षाकृत आसान होती है, जिसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। सीआरपीसी सेक्शन 251 अभियोग का सारांश बताया जाना। जब मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब उसे उस अपराध की विशिष्टियां बताई जाएंगी जिसका उस पर अभियोग है, और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवाद करता है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहता है, किंतु यथारिक्त आरोप विचारित करना आवश्यक नहीं होगा। धारा 252 दोष सिद्धि। यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त का अभिवाद यथासंभव उन्हीं शब्दों में लेखबद्ध करेगा जिनका अभियुक्त ने प्रयोग किया है, और उसके आधार पर उसे स्वविवेक अनुसार दोष सिद्ध कर सकेगा। भारत तेली बनाम मेघालय राज्य के वाद में कहा गया कि यदि अभियुक्त की स्वीकृति पृथक पृथक अभिलेखित की गई है किंतु उनके शब्दों में नहीं अभिलेखित की गई है तो यह अवैध है। इसी प्रकार महानी बनाम केरल राज्य के वाद में कहा गया कि अभियुक्त की भाषा के बजाय दूसरी भाषा में स्वीकृति अभिलेखित करना इस धारा का घोर उल्लंघन है। एस निहाल सिंह बनाम अर्जुन दास के वाद में कहा गया कि जहां वकील को अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने की अनुमति है वहां उसकी ओर से अपराध की स्वीकृति कर सकता है। धारा 253 छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिवाद पर दोष सिद्धि। जहां धारा 206 के अधीन सम्मन जारी किया जाता है और अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है, वहां वह अपना अभिवाद अंतर्विष्ट करने वाला एक पत्र और सम्मन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम डाक या संदेश वाहक द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजेगा। धारा 254 प्रक्रिया जब दोष सिद्ध न किया जाए। उपधारा 1 यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त द्वारा धारा 252 या धारा 253 के अधीन दोष सिद्ध नहीं करता है तो वह अभियोजन को सुनने के लिए और सब ऐसा साक्ष्य जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए लेने के लिए और अभियुक्त को सुनने के लिए और सब ऐसा साक्ष्य जो वह अपनी प्रतिरक्षा में पेश करे लेने के लिए अग्रसर होगा। उपधारा 2 यदि मजिस्ट्रेट अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ठीक समझता है तो वह किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निर्देश देने वाला सम्मन जारी कर सकता है। उपधारा 3 मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर किसी साक्षी को सम्मन करने से पूर्व यह अपेक्षा कर सकता है कि विचारण के प्रयोजनों के लिए हाजिर होने में किए जाने वाले उसके उचित व्यय न्यायालय में जमा करा दिए जाएं। धारा 255 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो वह दोष मुक्ति का आदेश अभिलेखित करेगा। उपधारा 2 एवं उपधारा 3 यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है तो वह विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकेगा। कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को चाहे परिवाद या सम्मन किसी भी प्रकार का रहा हो, इस अध्याय के अधीन विचारणीय किसी भी ऐसे अपराध के लिए जो स्वीकृत या साबित तथ्यों से उसके द्वारा किया गया प्रतीत होता है दोष सिद्ध कर सकता है, यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि उससे अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुधीर चंद भट्टाचार्य बनाम नरेंद्र पाल के वाद में कहा गया
कि इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को साक्ष्य लेकर ही दोषमुक्त कर सकता है, अतः साक्ष्य लिए बिना दोषमुक्ति का आदेश अवैध होगा। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम चंद्रिका के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चित किया कि अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार कर लिए जाने मात्र के आधार पर उसकी सजा को कम नहीं किया जाना चाहिए। धारा 256 परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु। उपधारा 1 के अनुसार यदि परिवाद पर सम्मन जारी कर दिया गया है और अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत दिन या उसके पश्चातवर्ती किसी दिन जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाती है परिवादी हाजिर नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा जब तक कि वह किन्हीं कारणों से किसी अन्य दिन के लिए मामले की सुनवाई स्थगित करना ठीक ना समझे। परंतु जहां परिवादी का प्रतिनिधि प्लीडर द्वारा या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है, या जहां मजिस्ट्रेट की यह राय है कि परिवादी की व्यक्तिगत हाजिरी आवश्यक नहीं है, वहां मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे सकता है और मामले में कार्रवाई कर सकता है। सुनवाई उसी दिन से प्रारंभ हो जाती है जिस दिन अभियुक्त को हाजिर होने और अपना साक्ष्य देने के लिए कहा जाता है। लेकिन कर्नाटका उच्च न्यायालय के मतानुसार सुनवाई को दो भागों में बांट देना चाहिए। प्रथम भाग अभियुक्त के बयान के लिए और द्वितीय भाग गवाह के बयान के लिए। अतः अभियुक्त के बयान के दिन को सुनवाई का दिन नहीं माना जा सकता। अपूर्व कुमार भौमिक बनाम हुसैन बी के बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यहां आवश्यक है कि सुनवाई के लिए दिन मजिस्ट्रेट द्वारा ही नियत किया गया हो। यदि ऐसा दिन मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में उसके पेशकार द्वारा नियत किया जाता है तो वह वैध नहीं होगा। परिवादी की अनुपस्थिति या मृत्यु की दशा में मजिस्ट्रेट अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग तीन प्रकार से कर सकता है। पहला, यदि वह उचित समझे तो अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है या सुनवाई को किसी अगली तारीख के लिए स्थगित कर सकता है, या परिवादी की अनुपस्थिति को अलग रखते हुए मामले का विचारण आगे जारी रख सकता है। धारा 257 परिवाद को वापस लेना। परिवाद पर अंतिम आदेश होने से पहले कभी भी यदि प्रतिवादी मजिस्ट्रेट से आवेदन करे कि वह अपने परिवाद को वापस लेना चाहता है और इसके लिए पर्याप्त कारण है तो वह ऐसा कर सकता है। ऐसी अनुमति के बाद अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाएगा। परिवाद को वापस लेना प्रतिवादी का असंदिग्ध अधिकार नहीं है, यह न्यायालय की अनुमति के अधीन है। गुजरात राज्य बनाम बीपी जिन्ना के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई मामला पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया है तो वह उस व्यक्ति के आवेदन पर जिसके अनुरोध पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है, मजिस्ट्रेट मामले को वापस लिए जाने की अनुमति नहीं दे सकेगा और न ही अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकेगा। परिवाद वापस लेने और अपराध के प्रशमन में अंतर। परिवाद वापस लिए जाने हेतु प्रत्येक मामले में न्यायालय की अनुमति अनिवार्य होती है, जबकि धारा 320 में ऐसे अपराधों का उल्लेख है जिनका प्रशमन न्यायालय की अनुमति के बिना पक्षकार स्वयं की सहमति से कर सकते हैं। परिवाद की वापसी लिए जाने मात्र से अभियुक्त को निर्दोष नहीं माना जाएगा जब तक मजिस्ट्रेट उसे अपने आदेश द्वारा निर्दोष न कर दिया गया हो, परंतु धारा 320 के अधीन अपराध के प्रशमन के परिणाम स्वरूप अपराधी दोषमुक्त हो जाता है। परिवाद वापस लिए जाने का अधिकार केवल सम्मन मामलों के लिए ही उपलब्ध है, लेकिन धारा 320 के अंतर्गत प्रशमन सम्मन तथा वारंट दोनों अपराधों के प्रति अनुमान्य है। अपराध के प्रशमन में अपराधी की सहमति गर्भित है, जबकि परिवाद वापसी के लिए अपराधी की सहमति आवश्यक नहीं है। धारा 258 कुछ मामलों में कार्रवाई को रोक देने की शक्ति। इस धारा के उपबंध में उन मामलों में लागू होते हैं जो परिवाद के अलावा संस्थित किए गए हों। यह धारा मजिस्ट्रेट को विचारण के दौरान किसी भी चरण में मामले को निर्णय सुनाए बिना रोक देने के लिए अधिकृत करती है। इस अधिकार शक्ति का प्रयोग केवल आपवादिक या असामान्य परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, जब उसके लिए कार्रवाइयों को आगे जारी रख पाना दुर्भर या कठिन हो। मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई के रोकने के कारणों को लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं कि मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई को रोक दिए जाने से अभियुक्त को दोषमुक्त माना जाए, परंतु यदि साक्ष्य के अभिलेखित किए जाने से पूर्व कार्रवाई रोक दी जाती है तो यह अभियुक्त के उन्मोचित किए जाने के समरूप होगा। लेकिन यदि
साक्ष्य अभिलेखित कर लिया गया है तो वहां अभियुक्त को दोष मुक्त का निर्णय सुना सकता है। कोई भी मजिस्ट्रेट अपनी इस शक्ति का प्रयोग कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से ही करेगा। कर्नाटक राज्य बनाम दुर्गप्पा 1975 के बाद में कहा गया कि इस तरह की कार्रवाई को रोक देने का परिणाम यह होगा कि जब उपयुक्त समय आए तब मजिस्ट्रेट मामले को फिर से आरंभ कर सकता है। संहिता की धारा 300 उपधारा 5 में उपबंधित है कि मजिस्ट्रेट या उस न्यायालय की जिसके वह अधीनस्थ है सम्मति के बिना मामले को पुनः आरंभ नहीं किया जा सकता। धारा 259 सम्मन मामलों को वारंट मामले में संपरिवर्तन करने की न्यायालय की शक्ति। सम्मन मामला के विचारण के दौरान जो मामला 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय हित में उसका विचारण वारंट मामले की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए, तो वह ऐसा कर सकता है और तब वह उन साक्ष्यों को जिनकी परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है। सम्मन और वारंट मामलों की प्रक्रियाओं में अंतर। सम्मन मामलों में अधिकतम 2 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है, जबकि वारंट मामले में 2 वर्ष से अधिक के कारावास, मृत्युदंड, आजीवन कारावास का दंड भी दिया जा सकता है। सम्मन मामले में अभियुक्त की दोष मुक्ति या दोष सिद्धि के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाती है, जबकि वारंट मामलों में ऐसा नहीं होता है तथा साक्ष्यों को बुलाया जाना आवश्यक होता है। सम्मन मामलों का प्रारंभ अभियुक्त के बयान को लिपिबद्ध किए जाने से होता है, जबकि वारंट मामलों में अभियोजन के साक्ष्य से होता है। सम्मन मामलों में औपचारिक आरोप विचारित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि वारंट मामलों में औपचारिक आरोप का विचारित किया जाना आवश्यक होता है। सम्मन मामलों में अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से प्रति परीक्षा करने का एक ही अवसर मिलता है, जबकि वारंट मामलों में अभियुक्त को प्रतिपक्ष से साक्ष्यों से प्रतिपरीक्षण करने के 2 अवसर मिलते हैं। प्रथम तो आरोप के पूर्व तथा द्वितीय आरोप के पश्चात। सम्मन मामलों में प्रतिवादी न्यायालय की अनुमति से परिवाद वापस ले सकता है, जबकि वारंट मामलों में सामान्यतः परिवाद वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाती। केवल राज्य से संबंधित मामलों में ही लीगल रिम्बर्समेंट द्वारा परिवाद वापस लिया जा सकता है। सम्मन मामलों में अभियुक्त दोष मुक्त किया जा सकता है या दोष सिद्ध, जबकि वारंट मामलों में इसके अलावा अभियुक्त उन्मोचित भी किया जा सकता है। सम्मन मामला एक बार समाप्त किए जाने के बाद पुनर्जीवित नहीं हो सकता, जबकि वारंट मामले में अभियुक्त को उन्मोचित किए जाने की दशा में मामला पुनर्जीवित हो सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।